हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ म्यूट बॉय का। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ये जो हमारा प्यारा सा लवांगची होता है ना, उसने और विंग ने आपस में कितने सारे गिफ्ट्स थे जो एक्सचेंज कर लिए थे। यहाँ पर लवांगची तो जैसे फूला ही नहीं समा रहा था। उसे अपने ब्रदर के साथ वापस इन में जाना होता है। उनके अंकल चरण को वो यहाँ पर ये गिफ्ट दिखाता है, वो टोकन दिखाता है। उसके अंकल कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा महंगा और प्रीशियस होगा। लवांगची इसे बहुत प्यार करता है। इस जेड टोकन को वो भी अपने कपड़ों में लगा लेता है क्योंकि उसने अपना टोकन ऑलरेडी दे दिया था। उसके अंकल पूछते हैं तुम्हारा टोकन कहाँ गया? तो यहाँ पर वांगजी कहता है कि जो मेरा टोकन था वो मैंने अपने यीलिंग पैट्रियार्क के लिए भेज दिया है। यहाँ पर उसके अंकल कहते हैं तुम बिना वांगजी, वो कितना प्रीशियस था। वांगजी कहता है लेकिन उससे ज़्यादा प्रीशियस चीज़ देखिए मुझे मिली है। ये काले रंग का जेड टोकन है लेकिन इसके अंदर से रेनबो लाइट आ रही है। ये कितना प्रीशियस होगा। मुझे लगता है ये लाखों चीज़ों में से एक चीज़ है जो मुझे मिली है। उसके अंकल कहते हैं हाँ, ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इसे संभाल के रखना। वांगजी इसे अपने कपड़ों पर टक इन कर लेता है लेकिन उसके अंकल कहते हैं हम लेंस हैं तो तुम इसे ऐसे टक इन करके नहीं घूम सकते, तुम्हें इसे छुपा के रखना होगा। मैं वापस जाकर तुम्हारे लिए वैसे ही जेड टोकन बनवा दूंगा जैसे कि तुम पहना करते हो। यहाँ पर वांगजी पहले मुंह बनाता है लेकिन फिर उसे पता चलता है कि कभी वो अभी छोटा है, वो भी कोई ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। और अगर उससे ये चीज़ गुम जाती है, वैसे भी उसे ट्रैवलिंग करना पड़ता है और आगे से उसके नाइट हैंड भी शुरू हो जाएंगे। अगर ये चीज़ गुम गई तो वांगजी को बहुत अफसोस होगा और 5 साल बाद उसे हीलिंग लाउसू से मिलना भी तो है। तो यहाँ पर वांगजी जो है वो इसको फिर से अपनी जो उसने टसल टांगी हुई थी वहाँ से निकाल कर इसे फिर से एक अच्छे से चियांचुआ पाउच में कवर करके ये रख देता है और मन में सोचता है कि इसे मैं तभी पहनूंगा जब आगे चलकर मुझे आपसे मिलना हुआ, आपको दिखाकर उसके बाद मैं इस टोकन को रेगुलर बेसिस पे पहनना शुरू कर दूंगा। यहाँ पर वांगजी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और विंग जो था वो भी घर में उस फ्लूट को बजा रहा होता है। यहाँ पर विंग भी एक सूदिंग सी ट्यून को बजाता है। विंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा था और उसने भी जेड टोकन पहन लिया था। लेकिन जब उसने जेड टोकन पहना तो यहाँ पर अंकल ने कहा कि ये जो टोकन है ये उनके सेक्ट के नहीं हैं, इस तरह से वो टोकन पहन के घूमेगा तो कल को लोगों को दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर वो कहते हैं कि हो सकता है ये इंसान फिर कभी हमारे युनमक में घूमने आए और उसने अगर तुम्हारे पास इस तरह का जेड टोकन देखा तो तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, इसलिए इस तरह की चीज़ें मत पहना करो। वेवोशन भी ये चीज़ समझता है और वो उस फ्लूट को और उस टोकन को बड़े ही प्यार से संभाल के अपनी अलमीरा में रख देता है। उसे ये जेड टोकन बहुत पसंद आया था। उसे ये पहन के घूमने का मन भी कर रहा था जिस पे क्लाउड रेसेस की छाप थी, लेकिन वो युनमक का था और युनमक में लोटस की छाप ही पहनी जाती है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मन को मारते हुए वेवोशन भी उस टोकन को संभाल के रख देता है जिसे वो प्राउडली पहन के घूम रहा था, और उस बांसुरी को भी जो कि जेड टोकन से बनी हुई थी उसे संभाल के रख देता है। यहाँ पर वांगजी वापस से अपने सेक्ट में जाता है। वांगजी के अंकल बहुत सारी स्टेशनरी का सामान ऑलरेडी लेके आए हुए थे अपने सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स के लिए। वो उसे यहाँ पर जाकर स्टॉक में रख देते हैं जहाँ पर इनका स्टॉक रूम था, जहाँ पर ये स्टोर रूम में सारी चीज़ें सारा स्टॉक जमा करके रखते थे। और यहाँ पर जो हमारा वांगजी था ना, वो तो सुपर डुपर एक्साइटेड था। वो जिंगशी जाकर वहाँ पर सारी बुक्स और जितनी भी वो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आया था उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश भी था, एक्साइटेड भी था। और वांगजी अब मन में सोच लेता है कि अगर उसे दोबारा से ट्रिप मारने को मिला तो वो ज़रूर जाएगा युनमक। लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कब 2 साल बीत जाते हैं। वांगजी अब अपनी गहरी पढ़ाई में चला गया था। उसे पढ़ाई भी करनी थी, मेडिटेशन भी करनी थी, स्वॉर्डमैनशिप में भी जाना था, आर्चरी भी सीखनी थी, घुड़सवारी भी सीखनी थी। ना जाने एक टीनेज को अब उसे कितनी सारी चीज़ें सीखनी थी। वो 16 साल की उम्र में आ गया था जहाँ पर उनके सेक्ट द्वारा बाकी के सेक्ट को भी इन्वाइट किया जाना था। लवांगजी यहाँ पर 2 साल इतना बिजी रहा, लेकिन वो यीलिंग लाउसू की जैसे ना तैसे कर चाहे ब्लैक में ही क्यों ना मिले वो बुक को लाता था, पढ़ता था और बाकी के डिसाइपल्स या फिर अपनी लैंड लाइब्रेरी में लाकर चीज़ों को रख दिया करता था। जब उसे ऐसा लगने लगा कि लैंड लाइब्रेरी में बाकी लोग भी उस चीज़ को पढ़ सकते हैं तो उसने लाकर अपने कमरे में एक जगह, अपनी गुप्त जगह पर लाकर उन चीज़ों को छुपाना शुरू कर दिया था। उसे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, बहुत प्यारी लगती थी। वांगजी अपनी सारी कलेक्शन को रखना चाहता था। वांगजी काफ़ी ज़्यादा खुश था। विंग भी यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि कितने कितने तरह के लोग हैं ना जो उसकी एक राइटिंग को ख़रीदने के लिए मरते हैं। लेकिन फिर उससे याद आता है कि अब जब वो 2 साल पहले एक शख्स से मिला था जिसने उसे इतने महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे, लेकिन फिर से लवांगची और वेवोशन के बीच में कोई भी भेंट नहीं हुई। वेवोशन जो था वो शांत स्वभाव का इंसान था, लेकिन उसे मटर गश्ती करना बहुत पसंद था। वेवोशन यहाँ पर सोचता है
जब उन्हें लेंस एक्ट से बहुत सारे यहाँ पर इनविटेशन आते हैं, लेंस एक्ट में पढ़ने के लिए सारे लोग उत्सुक थे, लेकिन विभूषण नहीं। विभूषण यहाँ पर कंफर्टेबल था, वो बोल नहीं सकता था। इस बात पे उसे काफ़ी ज़्यादा ना दुख भी होता था, क्योंकि अदर सेक्ट में जाकर अगर कोई उपहास उड़ाएगा या फिर उसको बुली करेगा तो वो कैसे मैनेज करेगा। लेकिन जंगछा यहाँ पर विभूषण को बार बार मनाता है, उसकी तरले करता है कि प्लीज़ मेरे साथ चलो ना, मैं वहाँ पर बोर हो जाऊँगा, मैं तुम्हें वहाँ प्रोटेक्ट करूँगा ना, जो कि एक अल्फा है और ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। जंग यानली विभूषण को समझाती है कि कब तक तुम डर कर घर में बैठे रहोगे, कब तक तुम लोगों से नजरें चुराओगे, कब तक सेफ साइड को देखोगे। तुम्हें सारी वर्ल्ड को घूमना चाहिए, देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, आखिर एक ही जिंदगी है। विभूषण अपनी सिस्टर को काफ़ी खुश देख रहा था, क्योंकि वो जानता है कि उसकी सिस्टर को जिन जुशन काफ़ी पसंद है और वो उसके से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही हैं। लेकिन वो ये भी जानता है कि उस पीकॉक को इसकी सिस्टर में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो यहाँ पर विभूषण का थोड़ा सा दिल सैड होता था। उसकी सिस्टर जो कि जिन के लिए इतने एफर्ट लगाती थी, जिन को कोई लेना देना ही नहीं था। वो एक बहुत ज़्यादा एरोगेंट इंसान था, उसकी एरोगेंसी के चर्चे सब जगह थे। कितना ज़्यादा घमंडी है वो, जिन सेक्ट का इकलौता हायर होने के नाते उसको ऐसा लगता था कि वो एयर टू द थ्रोन है, और वो एक एयर होने के नाते उसे ऐसा लगता था कि वो जो डिमांड करे वो पा सकता है। इसलिए वो जियांग यानली को अपने से बहुत नीचा समझता था और जियांग यानली को कोई तरजीह भी नहीं देता था, जिसकी वजह से विभूषण और जंगछा को उसका एटीट्यूड, उसका रहना सहना और उसकी ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यहाँ पर ये लोग जैसे तैसे तैयारी करते हैं, विभूषण मान जाता है। और यहाँ पर जो हमारे जियांग फैमिया थे ना, उन्होंने स्पेशल लेटर लिखा था कि वो खांगसे सरन के एक बेटे को गुसू में पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं। लेन चरण ने उसे अप्रूवल भी दे दिया था जब उन्हें पता चला कि ये लड़का बोल नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम इसके स्पेशल इंतज़ाम कराएंगे ताकि इसे कहीं भी कोई भी बुलर नहीं करे, स्पेशली कोई अल्फ़ा इसका फ़ायदा ना उठाए। तो वो लोग सोचते हैं कि इसे बेटर कहाँ होगा कि हम इसे रखें। यहाँ पर वो उनका एक थॉट आता है, लवांगजी की जिंगशी के साइड में ही एक छोटा सा घर है जो कि बहुत छोटा है। लेकिन वो मन में सोचते हैं कि अगर जिंगशी के पास ये इंसान रहेगा तो वांगजी उसे प्रोटेक्ट करता रहेगा, जैसे कि वांगजी एक अल्फ़ा है और वो बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत छोटी सी उम्र में उसने काफ़ी सारा अचीवमेंट पा लिया है। लेंस एक्ट के होने के नाते उसकी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं और वो इस म्यूट बॉय को बहुत अच्छे से पैम्पर करके रख सकता है। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम इस लड़के को यहाँ पर एक प्रिविलेज देंगे। वो यहाँ पर अपने सेकंड जेड प्रिंस के साथ ही उस लड़के का रूम एलोकेट कर देते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता था कि आगे चल के ये चीज़ कितनी घमासान होने वाली है। उनका वांगजी कहीं इसी लड़के को फिर से अपनी ज़िंदगी में लाने की जिद ना कर ले। बेचारे चरण इस सोच से बेखबर, इस चीज़ से बेखबर कि दो टीनेज का दिल आखिर कितनी जल्दी से धड़कता है, वो यहाँ पर एक ऐसा फैसला करने जा रहे थे जो उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है। वो मन में सोचते थे कि उनके जो नेफ्यू हैं वो आगे चल के या तो उनकी तरह आध्यात्मिक रास्ते पे चलें, सेक्ट को संभालें, या फिर अगर वो शादी करना चाहें तो वो उनकी चॉइस है। बट वो पहली प्रेफरेंस अपने बच्चों को ये देना चाहते थे कि वो अगर चाहें तो सिंगल रहें और सेक्ट की सारी चीज़ों को वो अपनाएं, सेक्ट के लिए सारी चीज़ें करें, सेक्ट के लिए वो पूरा का पूरा त्याग दें। जहाँ पर लवांगजी भी अपने अंकल के बहुत सारे विचारों को कहीं ना कहीं वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और जैसे ही वो यीलिंग लाओसू की बहुत सारी चीज़ें पढ़ता था, पोइट्री पढ़ता था, तो उससे ऐसा लगता था कि इंसान को अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी भागना नहीं चाहिए। लवांगजी की मदर यहाँ पर लवांगजी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। वो जानती थी कि उनका बेटा एक स्टबर्न है। वो वांगजी की एक चीज़ को बहुत अच्छे से जानती थी, वांगजी जिस चीज़ के पीछे भर जाए ना वो उस चीज़ को छोड़ता नहीं है। सो उसकी मॉम को एक चीज़ पता थी कि यीलिंग लाओसू का तो ये बहुत बड़ा फ़ैन है। मतलब अगर यीलिंग लाओसू वो मन में सोचती थी कि काश यीलिंग लाओसू कोई ओमेगा होता तो डेफिनेटली लवांगजी तो उससे शादी कर लेता। इट डजेंट मैटर कि उसकी एज क्या है, वो उससे 10 साल या 15 साल बड़ा होता और सिंगल होता यीलिंग लाओसू, तो पक्का उनका वांगजी यहाँ पर दिन रात एक कर देता उससे शादी करने के लिए। तो वो कभी कभी हंसती थी, कभी कभी ब्लेस्ड फील करती थी कि शुक्र है कि शायद वो इंसान एक अल्फ़ा हो। और जिस तरह की विंग की राइटिंग है उनकी, तो धीरे धीरे वांगजी ही नहीं बल्कि वांगजी के रूम में जब भी मैडम लैंड जाया करती थी तो वो भी वो चीज़ पढ़ा करती थी। वो चीज़ पढ़ने के बाद यीलिंग लाओसू की एक एक चीज़ जो कि वांगजी के डेस्क पे हुआ करती थी वो काफ़ी ज़्यादा अचंभित रह जाती थी। इतनी प्यारी राइटिंग, इतना सब कुछ इतना अच्छा। उनके मन में हमेशा ऐसे ऐसे ख्याल आते थे कि अगर मेरा वांगजी भी काफ़ी रोमांटिक हो तो ये अपने फादर की तरह अपने लव वन को ही चूज़ करेगा।
उसी से शादी करेगा और उसी के साथ जीने मरने की कस्में खाएगा। यहाँ पर वो जानती थी कि उनके हस्बैंड एक टाइम पे कितने ज़्यादा रोमांटिक थे, पर सेक्ट की चीज़ों ने, बड़ों एल्डर्स की चीज़ों ने यहाँ पर उन्हें थोड़ा सख्त बना दिया था। दोनों मियाँ बीवी को अक्सर टाइम नहीं मिलता था। वो मोस्टली मैडम लैन को बहुत सालों तक इग्नोर करके सिक्लूजन में रह चुके थे, क्योंकि मैडम लैन से कुछ गलतियाँ भी हुई थी। और यहाँ पर अब उनकी सेहत भी पहले बीच में बिगड़ती रहती थी, बट वो काफ़ी खुश थी। वांगची 16 साल का होने जा रहा था। वो जेंशियल हाउस में ही ज़्यादातर वक्त बिताती थी, पर वो अपने बेटे से मिलने जिंगशी आ सकती थी। पहले उन्हें कहीं भी घूमने जाने या किधर भी इधर उधर घूमने की परमिशन नहीं थी, पर इतने साल उन्हें पनिशमेंट काटते काटते हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे उन्हें एक टीचर ने छेड़ा था, जिसको अपने हाथों से चिंगन जुन ने मार दिया था। चिंगन जुन ने उस इंसान को मारा जो कि चिंगन जुन का टीचर था, लेकिन उन्होंने कभी भी ये अफवाह कभी बाहर नहीं फैलने दी कि उस इंसान ने यहाँ पर मैडम लैन के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो एक लेडी की रिस्पेक्ट को ख़राब नहीं करना चाहते थे। और वो इंसान मर गया, और जो इंसान मर गया उसकी अब इज़्ज़त को क्या ही उछाले, तो इसलिए वो ये चीज़ नहीं बताते, क्योंकि मैडम की इज़्ज़त सुरक्षित थी। मैडम लैन को पहली बार देखते ही चिंगन जुन के दिल में बहुत सारे प्यार की इच्छाएं उमड़ने लगी थी। पहली बार उन्होंने किसी वुमेन को देखकर अपने अंदर चेंजेस पाए थे, और फिर उस वुमेन से ही उन्होंने शादी कर ली थी। शादी के बाद वो सिक्लूड होकर रहने लगे थे। वो भी अपनी लव लाइफ को बहुत अच्छे से निभाना चाहते थे, बट एक टीचर की हत्या बहुत बड़ा पाप होता है, जिसके चलते उन्हें हमेशा से एक गिल्ट रहा। वो अपनी वाइफ से मिलने तो चाहते थे, उनके बीच रोमांस भी होता था, सेक्स भी होता था। उन्होंने पैशनेट दबाकर सेक्स किया था पहले अपनी वाइफ से, तब उन्हें एकदम से गिल्टी फील होने लगी, क्योंकि सारों की निगाहें मैडम लैन को लेकर बहुत अजीब होती थी। कोई भी उनके सामने कुछ नहीं बोलता था, बट पीछे से कहते थे कि इस इंसान की वजह से एक शिष्य ने अपने गुरु की हत्या की, और गुरु हत्या सबसे बड़ा पाप होती है। तो यहाँ पर धीरे धीरे चिंगन जुन, जो कि अपनी वाइफ से प्यार करने लगे थे, उनको ऐसा गिल्ट फील होने लगा, और जिसकी वजह से वो सिक्लूजन में जाने लगे। और यहाँ पर वो एक बार फिर से सिक्लूजन से बाहर आए थे, फिर से अपनी बीवी, जो कि इतनी खूबसूरत थी और हाथ में एक छोटे बच्चे को लिए थी, जिसे देखकर यहाँ पर मैडम लैन जो थी वो वहाँ पर बैठी हुई घुचिन बजा रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर उनका मन फिर से मोहित हो गया था। वो मैडम लैन के पास गए और उन्हें पीछे से हक कर लिया। यहाँ पर वो उनकी नेक पे किस करते रहे, और उनका केस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनकी अल्फ़ा सेंट अब मैडम लैन की भी ओमेगा हीट को जगाने लगी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर वो दोनों फिर से एक पैशनेट रोमांस सेक्स में बंध गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर लवांगची का भी जन्म हुआ। उसके बाद उन्हें यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए खुद को कंट्रोल करना पड़ा। उन्हें लगता था कि अगर एक इंसान के डेथ पीरियड, यानी कि जैसे कि नॉर्मल इंसान का डेथ पीरियड 3 साल का होता है, लेकिन वो 3 साल मौन नहीं कर पाए थे, लेकिन लवांगची की डेथ के बाद उन्होंने पूरी कोशिश की कि अब वो उस पूरी मॉर्निंग पीरियड को लगभग 2 टाइम रिपीट करेंगे अपने अंकल के, अपने टीचर के लिए, और यहाँ पर वो दुगना पीरियड को निभा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्हें डिसीज़ होने लगी। मैडम लैन भी यहाँ पर नाराज़ होने लगी, और दोनों के बीच थोड़ी सी नफरतें होने लगी, जिसके बाद यहाँ पर जो हमारे प्यारे शिचन और वांगजी थे वो कब बड़े हो गए किसी को पता ही नहीं चला। यहाँ पर उनके फादर से उनकी भेंट होती रहती थी। वांगजी इतना क्लोज नहीं था, वो अपनी मॉम के ज़्यादा क्लोज था, लेकिन चिंगन जुन अपने बेटे शिचन में एक अच्छा लीडर तराश रहे थे, और वो जानते थे कि उनके दोनों बेटे जो हैं वो कितने ज़्यादा राइचियस हैं, वो सही का साथ देना चाहते हैं, वो किसी भी गलत को बर्दाश्त नहीं करते। और यहाँ पर वो जानते थे कि चिरन ने बहुत अच्छी परवरिश दी है उनके बच्चों को, और यहाँ पर वो मैडम लैन के लिए भी गिल्टी फील करते थे। वो छुप छुप कर उन्हें देखा करते थे, स्पेशली जब वो नहाकर बाहर निकलती थी, क्यूचिन बजाती थी। ना जाने कितनी बार उनका मन होता था कि मैडम लैन को जाकर पीछे से पकड़ लूँ और उन्हें किस करूँ, उन्हें अपनी बाहों में भर लूँ, उनके साथ प्यार करूँ, लेकिन बहुत बार वो अपने वो डिज़ायर को मार देते थे, क्योंकि उन्हें याद आता था कि जब वांगची पैदा हो गया किस तरह से उन्होंने 6 साल खुद को सिक्लूड करके रखा हुआ था। बहुत बार अपनी बीवी से मिलने तक नहीं आए, जिसका गुस्सा उनकी बीवी ने उन पे उतारा। जब एक बार वो अपना आपा खोकर अपनी रट को अपनी बीवी के साथ स्पेंड करने आए, तो उनकी बीवी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला था। उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ मेरे साथ मेरे जिस्म के लिए हो, मुझसे प्यार नहीं करते। और ये इतने कटु वचन थे कि उन्हें बहुत हर्ट हुआ। उन्हें लगा कि उनकी वाइफ नहीं जानती कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। पहली ही नज़र में उन्हें उनसे प्यार हो गया था, और अब मैडम लैन उनके साथ फिजिकल होने से मना कर देती थी। इसलिए चिंगन जुन ने अपनी और अपनी बीवी के बीच में एक डिस्टेंस बना लिया था, लेकिन वो आज भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। ऊपर से वो बहुत दिखाते थे कि मैं नारियल जैसा हूँ, कड़क,
लेकिन अंदर से वो नारियल के पानी जैसे थे, बहुत ही अच्छे, स्वादिष्ट, और वो पानी जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल वो वैसे ही थे। यहाँ पर वो अपने बच्चों को कड़क होकर सब कुछ सिखाना चाहते थे, लेकिन वो अपने बच्चों से मन ही मन बहुत ज़्यादा तरसते थे, उन सालों के लिए माफ़ी मांगते थे जो उन्होंने अपने बच्चों को एक पिता का प्यार नहीं दिया। यहाँ पर वांगची भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि धीरे 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 वक्त बीते और 3 साल, बस सिर्फ 3 साल और फिर उसे हीलिंग लाओसू से मिलने का मौका मिलेगा। यहाँ पर धीरे धीरे इनविटेशन बढ़ता है और वेवोशन और बाकी सब अपने यहाँ से विदा लेते हैं युनमक से और जाते हैं सही टाउन। जैसे ही वो पहुँचते हैं ना, वहाँ पर फिर से उनकी जिनजुशन से लड़ाई हो जाती है। वेवोशन को कभी भी जिनजुशन पसंद नहीं था और वो नहीं चाहता था कि उसकी शिजे ऐसे पागल से इंसान के साथ शादी करें, लेकिन उसे एक टाइम याद आता है कि उसने एक लेन सेक्ट का लड़का देखा था वेल के अंदर से ही, और उसके साथ उसका एक हैंडसम सा भाई था। उसे शिजन बहुत पसंद थे अपने शिजे के लिए। वो हमेशा से चाहता था कि ऐसे ही कोई हैंडसम घबरू जवान जो कि बहुत बोल्ड हो, अपने लिए कदम उठा सके, अपने लिए सब कुछ कर सके, उस इंसान से उसकी शिजे की शादी होनी चाहिए। लेकिन बेचारा कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर वी चांग से और कांग से सरन जो थे वो इस बार भी वेवोशन को विदा करने नहीं आ पाए। उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो अभी भी 9th के लिए इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। वेवोशन भी उनके साथ इन 2 सालों के बीच में 2-3 बार घूमने गया था नई नई जगह पे, बट उसे मज़ा नहीं आता था क्योंकि उसकी आदत हो गई थी जंगचा और अपनी जियांग्याली के साथ रहने की। उसे अपने मदर फादर के साथ घूमना, भ्रमण करना, जानवरों को मारना, मतलब बड़े बड़े डीमंस को मारना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि मज़ा ही उनके साथ है जिनके साथ उसे रहने में मज़ा आ रहा है। जियांग्याली और जंगचा के बिना उसे दुनिया अधूरी लगती थी, और जियांग्याली और जंगचा को अचानक से वी चांग से और कांग से सरन के साथ इतनी दूर भेजा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वी चांग से और कांग से सरन जब भ्रमण के लिए निकलते थे तो पता ही नहीं चलता था उन्हें 6-6 महीने, साल कब बीत जाते थे। लेकिन वेवोशन के चलते वो जल्दी ही अपने भ्रमण से वापस आ जाते थे और वेवोशन को लोटस फायर छोड़ देते थे। यहाँ पर वेवोशन जो है वो अभी भी अपने माता पिता का इंतज़ार कर रहा था, सैड था। लेकिन यहाँ पर जंगचा आता है और कहता है, तुम क्यों सैड हो रहे हो? वो जानता था कि वेवोशन अपने माता पिता को मिस कर रहा है, जो कि अभी भी भ्रमण के लिए गए हैं। हाँ, उसे खालीपन तो बहुत ज़्यादा फील होता था, लेकिन यहाँ पर जंगचा उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, सैड मत हो, और वो अपनी चेस्ट पे वेवोशन का सिर रख लेता है। वेवोशन की आंखों से थोड़े से आंसू भी बह गए थे, क्योंकि उसे सच में अपनी मॉम डैड की याद आ रही थी। जब भी वो मैडम यू को सबको खाना खिलाते हुए देखता था, उसे सच में दिल करता था कि कांग से सरन भी यहाँ हो, उसे अपने हाथों से खिलाएं। उसकी मॉम जब भी वो बाहर जाता था तब उसे बहुत प्यार करती थी, पैम्पर भी करती थी, लेकिन उनका पहला प्यार उनकी विजिटिंग थी, उनका ट्रैवलिंग था, और वो अपने पहले प्यार यानी कि अपनी ट्रैवलिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी। और वी चांगसे का पहला प्यार उनकी वाइफ कांग से सरन थी, जिसके लिए वो ट्रैवलिंग पे जाने के लिए भी तैयार थे। ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को नेग्लेक्ट कर रहे थे, बट वो एक चीज़ जानते थे कि जियांग फेमिया के हाथों में वेवोशन की परवरिश उनसे बेहतर हो सकती है। वेवोशन एक बेहतर, अच्छा इंसान बन के बाहर आ सकता है, क्योंकि उनके बच्चों ने उसमें कॉन्फिडेंस डाला है। इसलिए वो अपने बच्चे के लिए, उसकी खुशी के लिए, ताकि वो कहीं जाएँ, डीमन हंट पे जाएं या 9th हंट पे जाएं, तो वहाँ पर पीछे से बच्चे को कुछ हो ना जाए। उनका बच्चा बोल नहीं सकता, और ऐसा ना हो कि कोई भी बुरी आत्मा उसे पोजेस्ट कर ले, उसके साथ फ़ायदा उठा ले, क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग जो गोल्डन कोर थी वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन कल्टिवेशन करते करते वेवोशन ने खुद को काफ़ी लेवल तक ले आया था। सुबियान जो थी उसकी बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती थी, और जियांग की फाइटिंग के स्किल्स तो उसके बहुत अच्छे हो गए थे। यहाँ पर ये लोग अब आते हैं गुसू की तरफ। गुसू की तरफ जब ये आते हैं ना, तो ये सबका इनविटेशन इन लोगों के पास था, लेकिन वेवोशन का जो प्रिविलेज वाला इनविटेशन था ना, वो कहीं गुम हो गया था। और वो गुम नहीं हुआ था, ये लोग अपने साथ लेके आए थे, लेकिन जिनजुशन के भाई जिनजुशन ने जानबूझकर वेवोशन, जो कि जिसकी वो शक्ल नहीं देख पा रहा था, बट उसने स्मेल कर लिया था ये एक ओमेगा है, और वो उससे फैसिनेट हो गया था। मतलब होता है ना, एक अल्फ़ा की स्ट्रॉन्ग स्मेल ट्रिगर कर रही हो, और उसे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे मौका मिल जाए, ये वापस जाए इनविटेशन लेने, और मुझे इसके साथ अकेले मौका मिल जाए, तो मैं इसे
अपना बनाने की कोशिश करूँगा, इससे फ्लर्ट करूँगा, नॉट इन द टर्म्स ऑफ सेक्स, बट वो चाहता था कि मैं इसे फंसा लूँ अपने जाल में ताकि ये मेरे साथ रहे। उसे ऐसा लगता था कि इस वेल के पीछे कोई प्रिविलेज वाला इंसान है, कोई बहुत खूबसूरत सा इंसान है, क्योंकि विभूषण हमेशा वेल रखता था अपने साथ। अपने टोपी जो वो पहना करता था, कैप पहना करता था जूट की, वो पूरी की पूरी उसके चेहरे को ढक के रखती थी। और यहाँ पर जिन जुशन की क्रेविंग और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। जिन जुशन इन चीज़ों को देखता नहीं था, मैटर नहीं करता था, बट वो जानता था कि उसका ब्रदर थोड़ा पर्वर्ट, थोड़ा शैतान किस्म का है, उसे मिस्चीवियस चीज़ें करनी बहुत पसंद हैं। और यहाँ पर उसके जो ये कज़न ब्रदर है ना, उसका दिल विभूषण पे आ गया है और वो जानता था ये टीनेज लव है, ज़्यादा टाइम तक नहीं जाएगा। बट उसे ये नहीं पता था कि ये जिनजुशन यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा पेस्टर करना चाहता है विभूषण को। विभूषण का जब नहीं मिलता इनविटेशन कार्ड तो कोई भी उसे अंदर नहीं आने देता। यहाँ पर सारे अंदर जाते हैं, लेकिन जंगछा फोर्सफुली कहता है कि मैं तब तक अंदर नहीं जाऊँगा जब तक विभूषण अंदर नहीं जाएगा। विंग, चलो हम साथ ढूंढने चलते हैं। यहाँ पर विभूषण नहीं जा पाता अंदर, तो जियांग यानली और जंगछा भी नहीं जाते। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो साई टाउन जाएंगे। बहुत देर तक विभूषण और जंगछा जो है वो बाहर बैठते हैं, प्लीड करते हैं, लेकिन कोई भी प्लीडिंग उनकी फेल हो जाती है। लेकिन तब जिन जिशुन को लगता है कि उसे स्क्रॉल वापस कर देना चाहिए, तो वो जानबूझकर स्क्रॉल को ऐसी जगह फेंक देता है और फिर इशारे करके कहता है, अरे ये किसका इनविटेशन कार्ड है। जैसे ही सारे के सारे पीछे मुड़ते हैं, तभी जिन जिशुन का हाथ यहाँ पर किसी ने पकड़ लिया था। जिन जिशुन का हाथ पकड़ा था लवांगची ने। लवांगची ने गुस्से में आकर उसे देखा और कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने ये स्क्रॉल फेंका और लोगों को बुद्धू बना रहे हो। ये बात सुनते ही जंगछा का तो खून खौल गया था, क्योंकि ना ही उसे जिनजुशन पसंद था, ना ही जिनजुशन पसंद था। और वो जब गुस्से में देखता है और कहता है, तुमने मेरे भाई का स्क्रॉल यहाँ पर रखा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विभूषण फिर भी उसके हाथों को पकड़ता है और यहाँ पर इशारों में ही, गाइस जब भी मैं विभूषण कहूँ कि वो बोल रहा था, दैट मीन्स वो इशारों में बोल रहा था। वो इशारों में यहाँ पर मना करता है कि ऐसा कुछ मत करो। और वो उस स्क्रॉल को जाके उठाता है। वो स्क्रॉल को उठाता है, तब यहाँ पर अचानक से लवांगची देखता है उसके कपड़े बिल्कुल वैसे हैं जो 2 साल पहले उसने देखा था। वो यहाँ पर मन में सोचता है, क्या ये वही स्टूडेंट है? क्योंकि विभूषण की ड्रेसेस बिल्कुल वैसी ही थी। लेकिन वांगची देखता है कि ये स्टूडेंट बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, इसका टोकन भी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर वांगची जो है वो आगे पीछे घूमता है, लेकिन उसे लगता है कि इस तरह से अगर मैं किसी को कुछ बोलूँगा तो फिर विभूषण यहाँ पर अपना स्क्रॉल लेके आता है और वांगची को दे देता है। वांगची यहाँ पर कहता है, मैं इस स्क्रॉल का क्या करूँगा? विभूषण साइन लैंग्वेज में उसे बताता है कि ये स्क्रॉल इन्विटेशन है। वांगची उसे खोलता है और यहाँ पर वांगची उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या हम पहले मिले हैं? विभूषण कुछ नहीं बोल पाता। विभूषण तो वांगची को देखकर अचानक से अचंभित रह जाता है और फिर उसे याद आता है, हाँ ये दोनों तो मिले हैं। यहाँ पर जंगछा एकदम से आता है आगे और कहता है, तुम मेरे भाई से बात क्यों कर रहे हो? और इनविटेशन मिल गया ना, हमें अंदर जाने दो। वांगची अब भी विभूषण की तरफ देख रहा था और उससे पूछता है, क्या हम मिले हैं? तुमने जवाब नहीं दिया। जंगछा कहता है, बकवास मत करो, हम कभी गुस्सू नहीं आए और हम तुमसे मिले भी नहीं हैं। जंगछा यहाँ पर अपना इनविटेशन वांगची के हाथों से लेता है और विभूषण को अपने साथ खींचकर अंदर ले जाता है। उन लोगों को अंदर जाने की परमिशन मिल गई थी, लेकिन वांगची अभी भी सस्पिशियस था कि क्या ये लोग मिले हैं या नहीं मिले। फिर वांगची को याद आता है उसके अंकल ने कहा था कि एक इंसान बोल नहीं सकता, जियांग सेक्ट से आने वाला है। तो फिर वो ज़ोर से सांस लेता है और कहता है, ये वही इंसान है, मैं इससे 2 साल पहले मिला हूँ। देखते हैं गाइस, वांगची जो ये सस्पिशन लगा रहा है, क्या विभूषण एडमिट करेगा ये दोनों पहले मिले हैं या नहीं, और क्या रहेगा इनकी अगली मीटिंग के बारे में। आपको क्या लगता है कैसा रहेगा? मज़ा आएगा या नहीं आएगा? ये वाली जो वांगशन फैन फिक्शन है ये सबसे हटकर है, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट है और इसके सारे पहलू बहुत डिफरेंट हैं। आई होप आपको ये वाली वांगशन पसंद आए। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर देगा गाइस, और जल्दी से 7000 तक पहुंचा दे सब्सक्राइबर्स को। और थैंक यू वेरी मच अपना इतना प्यार देने के लिए और अपना इतना कंसर्न देने के लिए। और मैं छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाती हूँ मेरे फैंस के लिए। तो गाइज़ अगर आपको वो शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर उसे देखें, लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।